Hello all, welcome to session 3 of electrochemistry. In this session we will study about conductance measurement. लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा और फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पढ़ा है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंडक्टेंस कैसे मेजर करेंगे उसके बारे में हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। Now, according to Ohm's law, the resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of cross section of the conductor. So, if we consider a conductor of length L and area of cross section A, then according to Ohm's law, the resistance R must be directly proportional to the length of the conductor and R must be inversely proportional to the area of the cross section of the conductor. So all in all, what we can write down is R is proportional to L by E. We introduce a proportionality constant into this and we write down R equals to rho L by A, where R is resistance, L is length of the conductor, A is area of cross section and rho is called as resistivity. Now what is resistivity basically? So for that purpose we just consider a cube of edge length 1 centimeter. तो अगर सपोज हम इस क्यूब को कंसिडर करते हैं, उसका अगर एज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब हम लोग रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, वी से दैट कि हमको पता है कि R इक्वल्स टू रो L बाई ए, तो देन R विल बी इक्वल्स टू रो, दिस इज 1 सेंटीमीटर, लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this implies कि जो R है that will be equals to rho for 1 cubic centimeter cube volume। और इसीलिए हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं as the resistance of 1 cubic centimeter volume of a conductor। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को हम लोग अभी समराइज कर लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, its unit is ohm and expressed as R equals to rho L by A, यानी resistance will be directly proportional to the length of the conductor। जाहिर बात है बेटा, जितनी ज़्यादा लेंथ रहेगी उतना जो है हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, यानी उतना अपोजिशन टू द फ्लो ज़्यादा होगा and that's why resistance will be greater। Similarly, जितना छोटा होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि अगेन फ्लो के लिए हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। सिमिलरली सेकेंड वाला एस्पेक्ट हम लोगों ने पढ़ा रेजिस्टिविटी, और हमने कहा रेजिस्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इसका यूनिट जो है इट्स ओम सेंटीमीटर, उसको एक्सप्रेस करते हैं रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो एक क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए लेट्स से इतना वॉल्यूम के लिए एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए जो भी रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी टर्म्ड एज रेजिस्टिविटी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंडक्टेंस नाउ। Conductance is the measure of ease with which current can pass through the conductor। मतलब कंडक्टेंस कंडक्टर के थ्रू करंट कितने आसानी से पास हो सकता है ये बताता है। वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, इट इज डिनोटेड बाय जी, और उसका ऐसा यूनिट होता है सीमेन विच इज बीइंग डिनोटेड बाय एस। तो अगर सपोज हम लोग कह रहे हैं कि जो कंडक्टेंस है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि G विल बी इक्वल टू 1 बाई आर, दैट शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन रो L बाई ए, और वी कैन से G विल बी इक्वल टू 1 बाई रो A बाई L। सो वी कैन राइट डाउन G equals to 1 by rho A by L. This 1 by rho is being expressed as K.
and we can write down G equals to K A by L, जहाँ पे G equals to conductance, K is called as conductivity, A is the area of the cross section जैसा कि हमने पहले देखा था, and L is the length of the conductor. तो अगर फिर से हम लोग प्रीवियस जैसा रेजिस्टिविटी के लिए डिफाइन किए थे वैसे कंडक्टिविटी के लिए पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 cm³ वॉल्यूम लेते हैं. तो इसके अंदर A का वैल्यू हो गया 1 cm² और L का वैल्यू हो गया 1 cm. तो फॉर्मूला में अगर सपोज डालते हैं तो G विल बी इक्वल टू K इंटू 1 cm² अपॉन 1 cm. देयरफॉर G विल बी इक्वल टू K. और इसीलिए कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 cm³ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर. अब इसका यूनिट क्या होना चाहिए, तो इसका यूनिट होता है सीमेन मीटर इनवर्स. अब हम लोग को ये समझना है कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा कंडक्टेंस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को कैसे मेजर करें. कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस हम लोग कैसे मेजर करें. मेटालिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बड़ी आसानी से बाय यूजिंग व्हीटस्टोन्स ब्रिज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ रहता है, व्हीटस्टोन्स ब्रिज. अब ये एक बेसिकली व्हीटस्टोन्स ब्रिज है, और ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज में हमारे पास में जिसका भी जो भी मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम लोग को कैलकुलेट करना है या निकालना है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं RX से. तो ये यहाँ पे 4 आर्म्स दिखाई दे रही है व्हीटस्टोन्स ब्रिज की. बाकी 2 हमारे पास में नॉन रेजिस्टेंसेस है, R3 और R2, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है और रियोस्टेट है R1. सो जब वोल्टेज V इज बीइंग अप्लाइड तो करंट हमको पता है कि I इसमें से फ्लो होगा और ये ब्रिज में से करंट जाएगा, एंड सम ऑफ द करंट में फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर आल्सो. हम रेजिस्टेंस को इस तरीके से, वेरिएबल रेजिस्टेंस को यानी रियोस्टेट को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं दैट इज देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, A इक्वल्स टू 0. इस कंडीशन में वी विल से दैट कि द ब्रिज इज बैलेंस्ड. और बैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है ब्रिज का, at balanced condition Rx will be equal to R2 into R3 by R1. अब क्योंकि R2 और R3 हमारे नॉन रेजिस्टेंसेस थे, R1 हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसका भी वैल्यू हमको पता चलेगा, और इस तरीके से हम लोग जो मेटालिक कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन यही अगर सपोज हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस मेजर करना चाहते हैं, अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस मेजर करना चाहते हैं बाय यूजिंग द व्हीटस्टोन्स ब्रिज, तो हमारे सामने दिक्कतें हैं. नो मैटर कि भाई जो ओम्स लॉ है इट इज ऑल्सो अप्लीकेबल टू द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. तो अगर ओम्स लॉ अप्लीकेबल है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को, तो जैसे मेटालिक कंडक्टर का हमने रेजिस्टेंस गिना बाय यूजिंग व्हीटस्टोन्स ब्रिज, वैसे ही हम लोगों को इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स का भी रेजिस्टेंस मेजर करते आना चाहिए. पर जब हम लोग मेजर करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बाय यूजिंग द व्हीटस्टोन्स ब्रिज, हमको 2 प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. पहला और बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जैसे अननोन रेजिस्टेंस मेटालिक कंडक्टर का डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट करे थे व्हीटस्टोन्स ब्रिज में, वैसे हम लोग ये सॉल्यूशन को डायरेक्टली व्हीटस्टोन्स ब्रिज में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना. और दूसरा चीज ये है कि जो डीसी सोर्स है ये इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देता है. इसका मतलब यह है कि उसका कंडक्टेंस भी चेंज हो जाएगा अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा तो ये 2 दिक्कतें हमारे सामने थी. और इसीलिए जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मेजर करने की बात आई तो हमने इन दोनों दिक्कतों को पार पाया अलग अलग तरीकों से. हमने क्या किया, डीसी सोर्स की जगह पे एसी सोर्स यूज किया, तो हम पहली वाली दिक्कत से उबर गए, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि पहला वाला दिक्कत क्या था, पहला वाला दिक्कत ये था कि भाई डीसी जो है वो कंसंट्रेशन चेंज कर देता है, तो उसके जगह पे हमने एसी सोर्स अपनाया. और दूसरा वाला चीज हमने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सॉल्यूशन हम लोगों ने यूज करना शुरू किया कंडक्टिविटी सेल. अब ये कंडक्टिविटी सेल क्या था, कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ 2 platinum
इलेक्ट्रोड्स कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, यानी फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम से वो कोटेड होते हैं। तो ये हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड्स है कंडक्टिविटी सेल में। लेट्स से दिस इज अ कंडक्टिविटी सेल जो दिख रहा है आपको। जो इलेक्ट्रोड्स है उसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ में वायर्स लगे हुए हैं, लीड वायर विच वर बीइंग यूज्ड फॉर एक्सटर्नल कनेक्शन एंड फिल विथ एन इलेक्ट्रोलाइट कि जिसका हम लोगों को कंडक्टेंस गिनना है। अब एक ओपनिंग भी था किस चीज के लिए? फॉर इलेक्ट्रोलिटिक एडिशन। जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का आपको कंडक्शन गिनना है उसको ऐड करने के लिए हम लोगों के पास में कंडक्टिविटी सेल में एक ओपनिंग भी था। अब इससे हमारा दूसरा वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि जहां पे हम लोग कह रहे थे कि सॉल्यूशन कैन नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड। डीसी की जगह पे हम लोगों ने एसी सोर्स यूज कर लिया था और हम लोगों ने कंडक्टिविटी सेल को नाउ वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट इट टू द Wheatstone's bridge. So it was directly connected to the Wheatstone's bridge and the resistance of this electrolyte was calculated. तो अभी हम लोग मान के चलते हैं, लेट अस वंस अगेन इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर एक्स। लेट्स से इसका जो रेजिस्टेंस है वो अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस इसका कितना है आर एक्स। सो यहाँ पे हम लोगों को आर एक्स का वैल्यू मिलेगा अगेन जैसे बैलेंस होने के बाद में ब्रिज अगर सपोज बैलेंस है, हम लोगों ने ये वेरिएबल रेजिस्टर्स को इस तरीके से एडजस्ट किया कि ब्रिज बैलेंस हो गया, यहाँ से करंट जाने वाला जो वो जीरो है, तो देन आर एक्स विल बी इक्वल्स टू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R4। इससे जो है जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर उसका रेजिस्टेंस मिला। और ये जो रेजिस्टेंस है वो जो इन इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट है इस पोर्शन के बीच में उतने इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस वाज Rx। Now, if we just say कि भाई length of this is L या distance between these two electrode is L और इसका area of cross section is A, तो then Rx must be equal to rho L by A where Rx is the resistance of electrolyte, रो इज द रेजिस्टिविटी, और ये जो L by A है, ये दिस L by A was termed as सेल कांस्टेंट। अब क्यों कहा गया इसको सेल कांस्टेंट? द रीजन इज दैट कि भाई ये जो लेंथ है माने डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो तो फिक्स ही हो रहने वाला है, क्योंकि बार बार नया नया तो कंडक्टिविटी सेल कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया, एक ही कंडक्टिविटी सेल यूज किया गया। अब अगर सपोज हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए रेजिस्टेंस मेजर करना है तो ये जो ओपनिंग दिया हुआ था वहां से हम लोग जो है पहले वाला इलेक्ट्रोलाइट हटा देते थे और दूसरा वाला इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर ऐड कर देते थे और उसका हम लोग जो है क्या मेजर करते थे बेटा, उसका मेजर करते थे हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करते थे ना। अगर सपोज हम लोगों को पहले से रेजिस्टिविटी पता है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, ओके, और अगर सपोज हम लोग व्हीटस्टोन्स ब्रिज से इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो रो पता है, आर एक्स पता है, तो एल बाई ए का वैल्यू मिल जाता था विच यूज टू बी कांस्टेंट फॉर ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स इफ दे आर बीइंग यूज्ड इन द सेम कंडक्टिविटी सेल। तो इस तरीके से ये ही कंडक्टिविटी सेल यूज करके अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते थे बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ एल बाय ए, और व्हीटस्टोन्स ब्रिज से हमको किसका वैल्यू मिल जाता था, आर एक्स का। तो अलग हर एक का अलग अलग क्या पता चल जाता था, रेजिस्टिविटी पता चल जाता था। अगर रेजिस्टिविटी पता चला तो कंडक्टिविटी भी पता चलेगा, बिकॉज रो विल बी इक्वल टू 1 by k और k विल बी इक्वल टू 1 by रो। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बाय यूजिंग द कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी ऑफ any electrolyte can be easily calculated by using the Wheatstone's bridge, जिसमें AC सोर्स यूज करेंगे और इस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कैलकुलेट किया गया ना। जब हम लोग कंडक्टिविटी की बात किए तो वी वर बी हैविंग टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटीज, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज एन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी?
तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसा सॉल्यूशन कि जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट इतना अगर सपोज इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है ना, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस विल बी टर्म्ड एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब सिंपली कंडक्टिविटी जो है कि उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते थे टू कंपेयर द कंडक्टिंग पावर ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टिविटी है इट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता था। और इसीलिए जनरली टू कंपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, पावर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को यूज करते थे। अब अगर सपोज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is equals to 1 gram equivalent or volume of solution equals to VML, then equivalent conductivity जो कि हम लोग lambda equivalent से डिनोट करते हैं should be equals to K into V। अब ऐसा इसलिए K आपको याद होगा फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए था। So if K is for 1 centimeter cube, तो for V centimeter cube कितना होगा? K into V। Now again हम लोगों को ये भी पता है कि भाई normality should be equals to number of gram equivalents upon volume in ml multiplied by 1000। तो ये जो V है उसके जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं V should be equals to number of gram equivalent divided by n into 1000। बट हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं? हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिया हुआ बेटा 1 लिया हुआ है, सो दिस शुड बी 1। तो हम लोग यही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बना सकते हैं K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। So we now say that lambda equivalent should be equals to K into 1000, where K is the conductivity divided by normality। अब ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं कि what is molar conductivity। तो molar conductivity of an electrolyte in a solution is defined as the conductance of a solution containing 1 mole of electrolyte। तो similarly अगर suppose हम माने कि इसमें भी let's say amount of electrolyte equals to 1 mole, volume of solution equals to VML, then lambda m, that is molar conductivity, will be equals to K into V। ना अगेन हम लोग को पता है कि भाई मोलारिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। अब n इक्वल्स टू 1 है। ओके, सो v का वैल्यू क्या हुआ? v का वैल्यू हुआ 1000 बाई मोलारिटी। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट इन द अबव इक्वेशन। तो आपको मिलेगा मोलर कंडक्टिविटी should be equals to K into 1000 divided by molarity। इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट था सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, जबकि मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट था सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसके ऊपर रिलेटेड टू दीज टू फॉर्मूलाज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। So numerical 1, the conductivity of 0.5 molar KCl solution at 300 Kelvin is 0.05 Siemens centimeter inverse। Calculate the molar conductivity। अब इस न्यूमेरिकल में हम लोगों को डाटा क्या क्या दिया हुआ है? इसमें मोलारिटी दी है 0.5 मोलर और कंडक्टिविटी के दी हुई है 0.05 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। और हम लोग को पता है कि मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m शुड बी इक्वल्स टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी।
तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। के का वैल्यू है 0.05 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी इज 0.5, तो हमारा आंसर होना चाहिए 100 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हम और एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। A resistance of a conductivity cell containing 0.05 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1200 ohms. What is the cell constant if the conductivity of KCl solution is 0.15 into 10 to the power minus 3 Siemens centimeter inverse? इसमें क्या डाटा दिया हुआ है वो देखते हैं। इसमें कंसंट्रेशन दिया है 0.05 मोलर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1200 ohms और कंडक्टिविटी दी हुई है 0.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ हम लोग को पता है कि R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। सो इसका मतलब R बाई रो should be equals to L by A. Now because 1 by rho is K, so can we write down R into K should be equals to L into L by A, isn't it? इसका मतलब R into K should be equals to cell constant, और हमें सेल कांस्टेंट ही निकालना था। तो भी इसके बाद में हम लोग ये फॉर्मूला हमारे पास में हमेशा के लिए ध्यान में रख लेते हैं कि R into K should be सेल कांस्टेंट। सो अभी हम लोगों को निकालना है सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस दिया हुआ है हम लोगों को, दैट इज 1200 इंटू के इज अ कंडक्टिविटी 0.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और इसलिए आंसर होना चाहिए 0.18 सेंटीमीटर इनवर्स। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। The resistance of the cell containing 5 into 10 to the power minus 3 molar KCl solution at 300 Kelvin is 1200 ohms. If each of the platinum electrodes of the conductivity cell having area 16 mm square are separated by 8 mm, calculate A. Cell constant, B. Conductivity, C. Molar conductivity. इस न्यूमेरिकल में हम लोग को दिया हुआ है मोलर कंसंट्रेशन 5 into 10 to the power minus 3 मोलर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1200 ohms, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 16 mm स्क्वायर, और लेंथ इज 8 mm, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट, एंड वी नो दैट सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू L बाई A, दैट इज इक्वल्स टू 8 mm डिवाइडेड बाई 16 mm square. So 8 into 10 to the power minus 1 centimeter divided by 16 into 10 to the power minus 2 centimeter square, that will be equals to 5 centimeter inverse. तो पहला वाला आंसर मिल गया हमारा सेल कांस्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टिविटी। नाउ वी नो दैट R into K should be equals to cell constant. So K will be equals to cell constant upon R, so that will be equals to 5 centimeter inverse divided by 1200 ohms, that is equals to 4.16 into 10 to the power minus 3 Siemens centimeter inverse. Now let us calculate the molar conductivity, and we know that molar conductivity lambda m equals to K into 1000 divided by molar concentration or molarity, that is equals to 4.16 into 10 to the power minus 3 into 1000 divided by 0. That is or 5 into 10 to the power minus 3, that will be equals to 832 Siemens centimeter square mole inverse. That's all in this session. Thanks for watching. Let's meet in next session.